1991 एक ऐसा साल जो इंडिया की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाता है, क्योंकि जो हालात आज पाकिस्तान इकोनॉमी की हैं उससे भी बुरी हालत 1991 में इंडिया की थी। जनवरी 1991 में इंडिया डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंच चुका था। इंडिया के बैंक के रिजर्व्स सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर रह गए थे और ये सिर्फ इतनी ही रकम थी कि इंडिया सिर्फ 2 से 3 हफ्तों का ऑयल ही इंपोर्ट कर सकता था। इसके साथ इंडिया को IMF ने लोन देने से भी मना कर दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया इन क्राइसिस तक पहुंचा। इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने अपने अनएक्सपेक्टेड और क्रिएटिव सॉल्यूशन से ना सिर्फ इंडिया को इस हालात से बाहर निकाला, बल्कि इंडिया आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गई है, जिसके टोटल डॉलर रिजर्व्स 600 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान इन सब से क्या सीख सकता है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। (1991) की इंडिया की बुरी हालत को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। ये टाइम है 1947 का, जब इंडिया और पाकिस्तान को ब्रिटिश से आज़ादी मिली। उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान बेसिकली एक कंपनी के राज से छुटकारा हासिल कर रहे थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश बेसिकली बरसगीर में बिजनेस के लिए ही आए थे और इस सारे खिते पे कब्जा करके बैठ गए। इस हालत से डरते हुए उस टाइम की इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया को एक सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई बाहर की कंपनी दोबारा से आकर इंडिया पे राज करना शुरू कर दे, जिससे फॉरेन एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अवॉइड किया जा रहा था। मेजर इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस गवर्नमेंट अपने हाथ में ही ले रही थी, जिसकी वजह से स्टील, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड टेलीकॉम सेक्टर ये सब पब्लिक सेक्टर कंपनी ही थी। दूसरा, इंडिया से ब्रिटिश इतना पैसा लूट चुके थे कि अब उनके पास कोई बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर नहीं बचे थे। 4-5 पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो इंडिया में काम कर रहे थे। उसके अलावा उस टाइम पे इंडिया में इंडस्ट्री खोलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतना पैसा और इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं। और इसी के साथ साथ किसी भी पर्सन को इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो थी लाइसेंस। उस टाइम पे इंडस्ट्री को लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लाइसेंस हासिल करने के लिए बहुत से चेक से गुजरना पड़ता था, जिसमें बहुत सी ब्यूरोक्रेसी शामिल थी। एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए कम से कम 80 डिफरेंट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसमें करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यही वजह है उस ईरा को लाइसेंस राज कहा जाता था। रही सही कसर गवर्नमेंट पूरी कर देती थी, जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी को सपोर्ट करती थी, और प्राइवेट कंपनीज पे बिल्कुल भी फोकस नहीं था। यहाँ तक 1970s में कोका कोला और IBM जैसी कंपनीज भी इंडिया से बिजनेस बंद करके चली गई, क्योंकि इंडिया ने कोका कोला को अपना सिरप इंपोर्ट करने का लाइसेंस नहीं दिया था। और इसके अलावा यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट प्राइसेस भी अपने ही हाथ में रखती थी, जिससे प्राइवेट कंपनीज के लिए ये मार्केट पूरी तरह ओपन ही नहीं हो पाती थी और वो कंपटीशन से ही आउट हो जाते थे। फिर भी किसी न किसी तरह इकोनॉमी चल ही रही थी। लेकिन 1980s के एंड में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडिया के क्राइसिस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब यहाँ 1 मिनट रुके ज़रा। अब यहाँ मैं आपसे एक फेवर चाहूँगा। अब अगर आप यहाँ तक वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पे बिजनेस, मनी, इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में वीडियोस आपके लिए ही पोस्ट कर रहा हूँ। इन वीडियोस की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग एंड एडिटिंग में हमारा बहुत सा टाइम एंड एफर्ट लगता है। ये सब्सक्राइब बटन आपके लिए तो फ्री है, बट हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन करें, ताकि आप हर न्यू आने वाली वीडियो देख सकें। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। – 1985 के बाद इंडियन इकोनॉमी क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसकी सबसे बड़ी वजह थी USSR का टूटना। USSR जो कि 14 से 15 कंट्रीज़ की एक यूनियन थी, इंडिया उसका बहुत बड़ा सपोर्टर था। उसके ख़त्म होने के बाद जब सब कंट्रीज सेपरेट हुए तो उस टाइम के लिए इंडिया और रशिया के ताल्लुकात थोड़े डिस्टर्ब हुए
और उस टाइम पे इंडियन करेंसी को रशिया से बहुत सपोर्ट मिलती थी। इसके बाद इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और कुवैत को बचाने के लिए अमेरिका ने इराक पे हमला कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये कंट्रीज की जंग गल्फ वार में कन्वर्ट हो गई, जिसमें 32 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। इस वार की वजह से रास्ते बंद होने लगे और क्रूड ऑयल की कीमत आसमानों तक पहुंच गई। इंडिया जो ऑयल $5 बिलियन में खरीदता था, उसे उतना ही ऑयल अब $12 बिलियन में खरीदना पड़ रहा था, यानी $7 बिलियन ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। इसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी और इंडियन क्राइसिस बढ़ना शुरू हो गए, जिसके साथ साथ इंडिया के डॉलर रिजर्व्स भी कम होते गए। इंडिया की इस बुरी हालत के वक्त पे दोस्तों समाजवादी पार्टी के मेंबर चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के इत्तेहाद से इक़्तिदार में आई थी, लेकिन इसमें मेजर सपोर्ट कांग्रेस यानी राजीव गांधी की ही थी। यही वजह है चंद्रशेखर गवर्नमेंट राजीव गांधी को इत्मीनान में लिए बगैर कोई भी फैसला नहीं कर सकती थी। इसका मतलब ये प्राइम मिनिस्टर किसी भी किस्म के फैसले लेने पे पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं था। इंडियन गवर्नमेंट की सूरत हाल ये हो गई कि फरवरी 1991 में चंद्रशेखर गवर्नमेंट बजट तक ना पेश कर सकी। इसी वजह से फॉरेन रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को भी बहुत गिरा दिया, जिससे इंडिया को लोन ना मिल सका। लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट IMF के पास गए, जिस पे IMF ने बहुत सी डिमांड लिस्ट उनके सामने रख दी, जैसे मार्केट को ओपन करना, इकोनॉमी को लिबरल करना, प्राइवेट एंड फॉरेन कंपनीज का बिजनेस करना अलाउड किया जाए, सब्सिडीज को ख़त्म किया जाए। ये शराइत ऐसी थी जो शायद लॉन्ग रन में इंडियन इकोनॉमी के लिए तो अच्छी होती, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे आम आवाम इससे बहुत नाराज़ होती और पार्टी दोबारा इक़्तिदार में ना आ पाती। सो उस टाइम की इंडियन गवर्नमेंट ने सियासत को इकोनॉमी पे तरजीह दी और इंडिया और IMF की डील ना हो सकी। लेकिन अब क्या करें, अब इस डील ना होने की वजह से इंडिया के हालात ख़राब से ख़राब तर होते गए। फिर इंडियन PM अमेरिका में हेल्प के लिए गए, क्योंकि उन्हें पता था कि IMF का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर USA है। USA ने इंडियन वफद की सारी बातें मानने के लिए हाँ तो की, मगर उनके सामने एक शर्त भी रख दी, जिसने सबको परेशान कर दिया। USA का कहना था कि इंडिया अमेरिका को बम्बई में एक बेस प्रोवाइड करे, ताकि जब वो अपनी फिलिपाइन बेस से इराक में अटैक करे तो उनकी जंगी जहाज़ की रिफ्यूलिंग एंड मेंटेनेंस इंडिया में हो सके। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया रशियन ब्लॉक का पार्ट था और इसके ताल्लुकात इराक के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जो कि दोनों ही USA के अगेंस्ट थे। लेकिन खैर इंडिया बेचारा क्या करता, मुंबई में बेसिस USA को देने के लिए मान ही गया, जिससे अगले ही दिन IMF ने इंडिया को $1.3 बिलियन दे दिए। साथ ही साथ USA ने इंडियन बेसिस को यूज़ करने के लिए $मिलियन भी दिए। लेकिन ये रकम इंडिया के लिए ऐसे ही थी जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा। इंडियन इकोनॉमी अभी भी बहुत बुरी हालत से गुजर रही थी। सो मार्च 1991 में इंडियन गवर्नमेंट एक बार फिर से IMF के पास गई। जब 1991 में इंडियन टीम की मीटिंग IMF के साथ चल रही थी, तो IMF ने एक ऐसा क्वेश्चन इंडियन वफद के सामने रखा जिसने उन्हें परेशान करके रख दिया। IMF ने इंडियन वफद से पूछा कि आप इंडिया में किस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सुन के सब हैरान हुए, क्योंकि जब वो टीम इंडिया से USA आई थी तब तो समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन मीटिंग के टाइम पे कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से अपनी सपोर्ट ख़त्म कर दी और समाजवादी पार्टी की हुकूमत गिर गई, जिससे ये डील फेल हो गई। और यहाँ इंडिया में एक पॉलिटिकल केओस भी आ गया। इंडियन इलेक्शन कमीशन ने इंडिया में इलेक्शन अनाउंस कर दिए। अब इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कैंपेन पे फोकस करने लगी, जिस पे राजीव गांधी बहुत अच्छी पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे थे कि तमिलनाडु में एक टेररिस्ट अटैक में राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया गया, जिससे ये कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस में भी आ गया। – 1991 के इलेक्शन में कांग्रेस की इत्तेहादी गवर्नमेंट बनी, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने PV नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव ने PM बनने के पहले दिन कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाया और पूछा कि जितना मीडिया में बताया जा रहा है कि क्या इंडिया के हालात इतने ही ख़राब हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा नहीं, इससे भी ज़्यादा ख़राब हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते की इंपोर्ट्स का पैसा है और अगर जल्द ही कुछ ना किया गया इंडिया बैंक करप्ट हो जाएगा।
पीवी नरसिम्हा राव ने उसी वक्त मनमोहन सिंह जी को कॉल की, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके थे और इंडिया के एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके थे। नरसिम्हा राव ने उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और कहा कि अब आपने इंडिया को इन क्राइसिस से बाहर निकालना है। सिर्फ एक मंथ में मनमोहन सिंह ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसने इंडिया की हालत ही बदल के रख दी। मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर बनते ही सबसे पहले इंडियन रुपीस की वैल्यू को डॉलर के अगेंस्ट 20% तक नीचे गिरा दिया गया। आप सोचेंगे जब कोई करेंसी कुछ पैसे भी डॉलर के अगेंस्ट वीक होती है तो कितना इशू बनता है, लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह ने ये किया। रुपये को इसलिए गिराया गया ताकि इंपोर्ट्स की वैल्यू को इंडियन रुपीस में बढ़ाया जाए और उसे कम किया जाए। सेकेंड स्टेप गवर्नमेंट ने यह लिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पड़ा हुआ 47 टन गोल्ड एज अ मॉर्गेज इंटरनेशनल बैंक्स को दिया गया और उसके अगेंस्ट उनसे डॉलर लिए ताकि इमीडिएटली जिन पैसों की ज़रूरत है उनको पूरा किया जा सके। इसके बाद गवर्नमेंट बनने के सिर्फ एक मंथ में मनमोहन सिंह ने बजट पेश किया जिसने इंडिया के ट्रैक को ही बदल के रख दिया। इन बजट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये था कि लाइसेंस राज को खत्म किया गया। अब प्राइवेट कंपनीज अपने बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज स्टार्ट कर सकते थे। कंपनीज जिनको एक्सपैंड करने के लिए अप्रूवल्स की ज़रूरत होती थी उन्हें फ्रीली एक्सपैंड करने की इजाज़त दे देगी। सेकंड, 1991 से पहले इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी, यानी गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ एक लिस्ट प्रोवाइड की गई थी कि सिर्फ उन्हीं आइटम्स को इंपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन इस बजट में उस लिस्ट को हटा दिया गया और एक न्यू लिस्ट प्रोवाइड की गई जिसमें बताया गया कि आप इन आइटम्स के अलावा कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया गया, यानी फॉरेन कंपनीज जो कि पहले इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी उन्हें इंडियन कंपनीज में 51% तक इन्वेस्टमेंट करना अलाउ किया गया और यहाँ तक के सेपरेट एंटिटीज भी डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर कंपनीज जिनको हर डिसीजन के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल की ज़रूरत होती थी उसे भी ख़त्म कर दिया गया और उन्हें टोटली ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम दी गई। फोर्थ, इसके बाद सॉफ्टवेयर मार्केट को टैक्स एविजन दी गई। अगर कोई इंडियन कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में आईटी एक्सपोर्ट करना चाहे तो उसे दूसरी इंडस्ट्री की तरह कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है, इन सब चेंजेस का इम्पैक्ट क्या आया? (1991) की इकोनॉमिक रिफॉर्म ने इंडिया को बदल के रख दिया। जैसे कि इंडिया के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि टोयोटा, होंडा, हुंडई आई और आज के टाइम पे टेस्ला भी अपना प्लांट लगाने जा रहा है। 1991 से पहले इंडिया में टीवी में सिर्फ बीपीएल और ओनिडा होते थे। 1991 के बाद एलजी, सोनी, सैमसंग जैसे टीवीज भी इंडिया में आए। कोका कोला, पेप्सी जैसे ब्रांड्स इंडिया में वापस आए। मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट एंड डोमिनोज भी इंडिया में आकर अपना बिजनेस को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। टीवी चैनल्स में जहां पहले सिर्फ दूरदर्शन था उसके बाद सोनी, जी और स्टार प्लस भी आ गए। यानी कि हर इंडस्ट्री जैसे कि क्लोथिंग, मशीनरी, सॉफ्टवेयर, मोबाइल फोन्स, टेलीकम्युनिकेशन और यहाँ तक कि एयरलाइंस में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट थी, सब इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ का रुख कर रहे थे जिससे उन्हें न्यू मार्केट मिली और इंडिया को मिला बिजनेस और साथ में बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज। इसके साथ साथ अगर इंडिया की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स को देखा जाए तो वो 2023 तक $200 बिलियन तक पहुंच गई है, जो एक अच्छी खासी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया को देता है। मनमोहन सिंह जी की उस टाइम की ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को इंडिया की आने वाली गवर्नमेंट्स ने भी कंटिन्यू किया, जिससे इंडिया आज $3.7 ट्रिलियन के साथ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन सोचने की बात है, पाकिस्तान आज इससे क्या सीख सकता है? (1991) में जिस जगह इंडिया था आज पाकिस्तान भी वहीं खड़ा है। इस बात के बताने का मकसद ये नहीं है कि इंडिया भी क्राइसिस में था, बल्कि यह है कि कैसे एक बहुत बड़ा मुल्क अपनी पॉलिसी शिफ्ट के थ्रू खुद को पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली स्टेबल कर सकता है।
अगर पाकिस्तान के आज के टाइम पे खुद को इकोनॉमिकली स्टेबल करना चाहता है तो उसे भी कुछ बोल्ड एंड सीरियस डिसीजन लेना होंगे, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को पॉलिटिकली स्टेबल करना। पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर आज तक अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर सका। 1947 में कहने को तो 2 कंट्रीज तो आज़ाद हुए, लेकिन दोनों की पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत डिफरेंट थी। जहां नरेंद्र मोदी इंडिया के 14वें प्राइम मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 31वें प्राइम मिनिस्टर थे। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फॉरेन कंपनीज में अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है, जिससे वो पॉलिटिकली इंस्टेबल कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि हर न्यू आने वाला प्राइम मिनिस्टर पिछले पीएम की पॉलिसीज़ को 180 डिग्री पे शिफ्ट कर देता है। और ये फॉरेन कंपनीज ऐसे कंट्रीज में बिजनेस नहीं करना चाहती, ना अपना प्लांट डेवलप करना चाहती। सेकंड, पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखने की बजाय मार्केट को ओपन करे, जैसे कि PIA, पाकिस्तान स्टील मिल्स हर साल हमारा अच्छा खासा बजट खा जाते हैं। इनको प्राइवेटाइज करने से आम आवाम के बजट पे बोझ खत्म होगा। उस बोझ को ख़त्म करने के बाद टैक्स का पैसा बचाया जाएगा, बल्कि साथ ही साथ इन कंपनी से टैक्स भी लिया जा सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है खुद को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनाना, जिससे फॉरेन एक्सचेंजेस आपके कंट्री में आए। किसी भी कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जहां इंडिया की IT एक्सपोर्ट्स अराउंड $200 बिलियन है, पाकिस्तान की जस्ट $4 बिलियन। सो मेकिंग एन एक्सपोर्ट कंट्री कैन ईज गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स। अब जबकि आप इंडिया के 1991 के क्राइसिस को जान चुके हैं, तो आपको बांग्लादेश की स्टोरी बहुत ही फैसिनेट करेगी कि कैसे सिर्फ 50 सालों में बांग्लादेश खुद को एशियन टाइगर बनाने जा रहा है।